बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी ने ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया है जिसकी हकीकत दिल दहला देने वाली थी। उस दिन भी मेरी सुबह रोशन थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि आज की सुबह अपनी माँ और बहन के साथ आखिरी सुबह है। मेरी खाला मुझे बहुत गहरी नज़रों से घूर रही थी। मैंने कहा, खाला जान क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? उन्होंने कहा, नहीं मैं ये कह रही हूँ, चलो बाहर चलते हैं, बाजार से सामान ले लें। मैं उनके साथ चली गई। स्टेशन के पास जाकर खालों के एक फ़ोन आ गया। वो फ़ोन सुनने के बाद न जाने खाला कहाँ चली गई। मैं इधर उधर उनको ढूंढ रही थी। अब मुझे रोना आने लगा था। इस शहर में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। एक जगह रोते रोते मैं बैठ गई। मैं खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी। यहाँ के मर्द औरत मुझे जिन नज़रों से देख रहे थे वो मुझे बखूबी समझ आ रहा था, मगर मैं क्या करती। यही सोचकर वहां बैठी रही कि खाला मुझे ढूंढते हुए अगर वापस आई तो मैं उन्हें यही मिलूंगी, मगर इस बात से बेखबर थी कि वो मुझे छोड़कर इसीलिए गई थी कि वापस नहीं आएंगी। बैठे बैठे मैं थक गई। अचानक किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो खुद को एक अजीब जगह पर पाया। ऐसी जगह मैंने पहली बार देखी थी। इससे भी ज्यादा वो माहौल था जो कि मुझे खौफजदा कर रहा था। तो मैं बस उसी जगह को ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां शादी होने वाली है। ये बात बहुत देर बाद मेरी समझ में आई कि सामने ही दीवार पर अजीब चीजों की शक्लें थीं। एक अजीब सी बू थी इस जगह। यहां से वहां गुजरने वाले किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं थी, मगर ऐसा क्यों था मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतने में अचानक किसी ने मेरा बाजू जोर से पकड़ा और झटके से खड़ा किया। मैंने उस शख्स को देखा तो पल भर को डर गई। इतना मेकअप चेहरे पर थोपा हुआ था, कैसी चुड़ैल जैसी वो औरत दिखाई दे रही थी। वो मुझे एक कमरे में ले गई। उस जगह को देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, मगर मैं उस वक्त कमजोर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। उस औरत ने मुंह में पान रखा और बोली, अरे बुलबुल, किसको उठा लाई हो, बच्ची है ये तो। उस औरत के सवाल पर मैंने जैसे ही सर उठाया तो मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। सामने कोई औरत थी या कोई परी, सफेद लहंगे में, मेकअप के साथ वो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। मुझे खुद को तख्ता पाकर बोली, इस कली को यहीं पर गुलाब बनाना है। मैंने उस औरत के आगे हाथ जोड़े और बोलने लगी, मुझे यहां नहीं रहना, अम्मी के पास जाना है। उस औरत ने हंसते हुए कहा, ओह, तो तुझे अम्मी के पास जाना है? मगर मेरी लाडो, अम्मी ही तुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती और अब तू यहीं रहेगी। ये जगह तेरा घर है। मैंने दानिस्ता तौर पर उस जगह को देखा जो कि तेज रंगों से सजी हुई थी, मगर न जाने ऐसा क्या था इस जगह में कि मुझे यहां पल भर को भी सुकून नहीं आ रहा था। एक घुटन थी जो कि हर एक आसाइश पर तारी थी। मैंने उस औरत से कहा, नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगी, मेरा यहां दम घुट जाएगा, मुझे यहां से जाने दो। अब तो मैं बाकायदा रोने लग गई थी। शायद मुझे उस वक्त इल्म नहीं था कि मेरे आंसू उन जैसे पत्थर दिलों पर असर नहीं करते हैं, मगर मैं क्या करती, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद रोते हुए मैं खाना खाने लगी, मगर ये लोग न जाने कौन सी दुनिया की थी। इतनी तेज आवाज में हंसती थी कि मानो आज के बाद कभी हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा। यहां रहते हुए मुझे एक हफ्ता गुजरा तो समझ आने लगा, क्योंकि रात के वक्त यहां गहमा गहमी होती थी। यहां वो एक औरत जो सब पर नजर रखती है, सब उससे डरते हैं, मगर वो न जाने क्यों हर वक्त सब पर तलवार की तरह लटकी रहती है। मुझे उन लोगों ने डांस करना सिखा दिया। मुझे डर लगता था, क्योंकि उस शाम जब एक लड़की ने डांस से इनकार किया था तो कैसे उस औरत ने पूरी रात उस लड़की को सामने वाले कमरे में बंद कर दिया था और फिर उसके रोने की आवाज़ों ने सारी रात मुझे नहीं सोने दिया। क्या था ये सब, जोर जबरदस्ती? मगर क्यों कर रही थी ये लोग? मैं अपनी ही सोचों में मगन न जाने कौन सी जहां में थी जब वही औरत मेरे सर पर आ खड़ी हुई। कुछ उसकी शख्सियत का रूप था तो मैं उससे डरने लगी थी। उसने मुझे देखा और बोली, देख, अब यही दुनिया है तेरी, इस बात को मान ले। अगर तूने चूंचा की तो याद रखना कि उस कमरे में काले मोटे चूहे हैं। मैं तो उस कमरे का नाम सुनते ही कांप गई थी। चूहों का इजाफा तो सरतानी रूह साबित हुआ। उस वक्त मुझे लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। खुद को हालात के दहाने पर छोड़ दिया था। वक्त गुजरता रहा और मैं इस जगह की होकर रह गई। अब मैं हर वो काम करती जिसका मुझे हुक्म मिलता था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा है, मगर उस चाल को मैं कैसे फरामोश कर सकती हूँ। ये तो वही आवाज है, उन्हीं घुंघरुओं की, मगर कौन है जो बार बार इसी जगह से गुजर रहा है? मैंने पहले भी ये सब अपना वहम समझा, मगर फिर उठकर बाहर की जानिब गई तो हॉल में मुकम्मल अंधेरा था। रात की महफिल के बाद सन्नाटा था। शब शायद सो गई थी, मगर ये कौन थी? मैं वापस जाने के लिए मुड़ी तो मेरे पाँव में कुछ चुभा। मैंने उठाकर देखा तो वो घुंघरू था। एक बात अजीब थी,
वो घुंघरू बार बार रंग बदल रहा था। वजह मुझे भी मालूम नहीं थी। देखते ही देखते सन्नाटा छा गया। फजर की अजान से पहले यहाँ सब सोते थे, मगर उसके बाद वही अफरा तफरी मच गई। बाहर जाकर देखा तो नींद उड़ गई। यह सब था, मतलब कि कैसे सारी औरतें एक साथ लाइन में खड़ी थी, मगर हनूस चेहरे, कद से भी बड़ी चादर ओढ़ी हुई थी। उनके जिस्म का कोई हिस्सा नुमाया नहीं हो रहा था। ये सब क्यों था, इसका इल्म भी किसी को नहीं था। यहाँ की अब ये कौन सी रिवायत थी जिसने इस वक्त सबको हाजिर कर लिया था। वहीं ओट में खड़े रहकर बस अंदाजे ही लगाए जा सकते थे। असल वजह जानने का तो मौका था ही नहीं। किसी ने शायद देख लिया, कोई था जो चाहता था कि वहीं से तमाशा देखा जाए। 1 मिनट, 2 मिनट, तकरीबन 15 मिनट बाद कुछ और नकाबपोश औरतें आईं, मगर उन्होंने अपनी मखसूस जबान में कुछ बातें की और एक के बाद एक झुक के आगे उस सिमत में चलती गईं जहां कुछ देर पहले वो सारे मर्द गए थे, मगर कहाँ ये नहीं पता था। कुछ देर बाद फिर से वही सन्नाटा छा गया। एक के बाद एक तजस्सुस था। अचानक कोहराम बर्पा हो गया। यहां से वहां गदर मच गया। इस सब में सारे साथी भी जाग गए। पहली बार ये मंजर देख रहे थे। कुछ लोग चीजें यहां से वहां फेंक रहे थे, मगर बैठे बैठाए न जाने उनको क्या सूझा। मुझे खड़ा देखकर वो औरत मेरे पास आई और एक सिमत में इशारा करके वहां भेज दिया। सब लोग वहीं चले गए। बाकी कमरों की निस्बत ये कमरा काफी बड़ा और बेहतर था, मगर एक बात अजीब थी। इस जगह सब्ज रंग की रोशनी थी जो कि आंखों को नागवार गुजर रही थी। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बाहर की कोई भी आवाज अंदर नहीं आ रही थी। अचानक एक खिड़की जो कि जरा ऊपर की तरफ थी, मैं उसकी जानिब बढ़ गई। वहां पहुंचकर बाहर झांका तो लगा कि आसमान सर पर आ गिरा है। वो लोग जो भी एक दूसरे की जानिब दुश्मन बने हुए थे, अब आराम से खाना नोश फरमा रहे थे और साथ ही साथ आग के सामने उनका पसंदीदा रक्स भी हो रहा था। क्या था ये सब? कोई पागल खाने से आए हैं ये लोग, या फिर हमें पागल बना रहे हैं? शक का बीज दिमाग में पंजे गाड़े बैठा था और इस सब में उलझन बहुत ज्यादा थी। कुछ तो था जो कि छुपाया जा रहा था और साजिश की जा रही थी, जिसकी भनक हमें नहीं लगने देनी। मगर ये लोग तो अच्छे से बर्ताव कर रहे थे, फिर ये गुरेज क्यों? सवालों का ऐसा समंदर था जिसका कोई किनारा नहीं था। होता भी कैसे? समझ से बाहर था कि कैसे कोई दो चेहरे रख सकता है, और जबकि उन लोगों के साथ हम सब मुखलिस हों। हमें उन सबसे क्या खतरा था? क्या ये दिखावा था जो हम अभी देख रहे थे, या वो सब दिखावा था जो बाहर हो रहा था? शायद ये कोई चाल हो। वैसे भी आज तक ये लोग अजीब काम करते ही आई हैं, लेकिन हमारी सोच वहां तक नहीं जा सकती थी जहां तक ये लोग पहुंच चुके थे। उनको समझना शायद नामुमकिन था। जिस कदर वो लोग मसरूफ थे, शायद उन्हें याद नहीं था कि हम यहां अंदर बंद हैं। हर दरवाज़ा इतनी सख्ती से बंद था जैसे कभी न खुलेगा। दिन निकल गया, मगर किसी ने हमें बाहर नहीं निकाला और अचानक धड़ाम की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। रोशनी की चमक से आंखें चुंधी आ गई। कितनी ही देर आंखें बेचैन रहीं। लम्हे बाद उस औरत की आवाज़ गूंजी, उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को कोई मसला नहीं हुआ होगा, और ये खाना है, जल्द ही आपको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, मगर तब तक आप लोग यहीं रहिएगा और आप हमारी जिम्मेदारी होंगे। उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी दरपेश नहीं होगी। अपनी बात कहकर वो ये जा और वो जा। ताज़ा खाना हमारे सामने मौजूद था। खुशबू इतनी लजीज थी कि ना चाहते हुए भी वो खाना हम सब ने खा लिया, मगर जैसे ही पानी पीना चाहा तो अचानक हाथ पांव में सकत नहीं रही और देखते ही देखते अंधेरा छा गया। मुझे होश आया तो खुद को एक हवेली नुमा जगह पर पाया। उस कमरे में 2 दरवाजे थे, मगर दोनों ही बंद थे। मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सी जगह है। मैं तो खाना खाने के बाद सो गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? इतने में एक औरत कमरे में आई। मैंने उसे देखा तो बेजारी से बोली, तुम ये इतना लंबा घूंघट ओढ़कर मेरे सामने मत आना। अजीब लोग हो, एक वक्त में छुपते हो, दूसरे ही लम्हे अलग रंग बदल लेते हो। मैं अभी कुछ और कहती, इससे पहले मेरी नजर उस औरत के पांव की तरफ गई। मैं झटके से उठ बैठी। मैंने उससे कहा, ये घुंघरुओं का क्या राज है? तुम लोग कौन हो? उस औरत ने कहा, तुम अभी खामोश हो जाओ, ये वक्त सही नहीं है। मैं रात के दूसरे पहर तुम्हें खुद आकर मिलूंगी। मेरा जवाब सुने बगैर वो औरत चली गई। मैं अब क्या कर सकती थी सिवाय इंतजार के। रात के तकरीबन दूसरे पहर वो औरत कमरे में आई तो मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। इतना मुकम्मल हुस्न मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो औरत मुजस्मा था, कोई मूरत या कोई परी, मगर उसके चेहरे से परेशानी वाज़ेह थी। वो कमरे में आई और अच्छे से दरवाज़ा बंद करके बोली, तुम कोई आवाज़ मत करना, मैं बोलूंगी बस। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ सब कुछ बरक्स है, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। आज से 3 साल पहले मैं इस दलदल में फंसी थी और आज तक झेल रही हूं। तुम हिम्मत मत हारना। मैंने कहा, मुझे पहले बताओ तो क्या बात है? तब वो औरत बोली, ये तवाइफ खाना है, यहाँ कोई चीज काम नहीं आती, बस एक हुस्न के अलावा। मैं जानती हूं तुम यहाँ अपनी खुशी से हरगिज नहीं आई होगी,
यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये लोग गरीब होने का फ़ायदा उठाते हैं और लड़कियों को ख़रीद लेते हैं, फिर उन्हें दूसरे मुल्क अच्छे दामों में बेच देते हैं। मैं इस बात से बाखबर थी कि ये लोग ये घटिया काम करते हैं, मगर उस औरत के लहजे में कुछ तो था जो मुझे बेचैन कर गया। उस वक्त सवाल करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। वो औरत बोली, देखो, मैं तुमसे बस इतना कहूँगी, अगर यहाँ से निकलना चाहती हो तो उस ऊपर वाले कमरे तक पहुँच जाओ। इस जहन्नुम में जलने से बहुत सी लड़कियों को बचा लेना, वरना मेरी तरह मजबूर हो जाओगी। मैंने कहा, मगर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, और जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। पहले यहाँ बस औरतें थीं, मगर अब यहाँ मर्द भी हैं जो कि मुझ पर नजर रखे हुए हैं। मैं अपनी जान जोखम में नहीं डाल सकती। उस औरत ने मेरे हाथ थामे और बोली, एक बार कोशिश जरूर करो, मुझसे जो हुआ वो मैं तुम्हारे लिए करूंगी। ये बात कहकर वो औरत तेजी से कमरे से निकल गई। वो औरत बोल रही थी और मैं सारे ताने बाने जोड़ रही थी। हाँ, यही तो दोगलापन है इन लोगों का। यानी मुझसे पहले भी इन्होंने बहुत से लोगों को अपने जाल में फंसाया है। अब मैंने तय कर लिया था कि हर हाल में उस दरवाजे का राज जानूंगी। उसके लिए मैंने एक तरकीब सोची और उस औरत से कहा कि तुम एक काम करो, अपने जैसा एक सूट और बड़ी शॉल मुझे भी ला दो। उसने ऐसा ही किया। मैं खुद को ढांप कर उस कमरे से बाहर निकल आई। बाहर वही अफरा तफरी का माहौल था, यहाँ से वहां आना जाना, खाना पीना। अचानक कुछ लोग घर में दाखिल हुए तो तवाज़ुन बिगड़ा और जमीन बोस होने से बचने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा। वो लोग आगे बढ़ गए, मगर एक शख्सियत का रोब यहाँ सब पर जाहिर था। वो औरत जो कि कमरे में आई थी, किसी गुलाम की तरह उसके आगे सर झुकाकर खड़ी थी। अफसोस होता है आज के दौर में भी ये सब देखकर। खैर, उस हवेली नुमा घर का मुहासरा करने के बाद दरमियान वाली मंजिल पर वो कमरा देखा जिसका जिक्र उस औरत ने किया था। जो भी करना था सोच समझ कर करना था, क्योंकि अब एक गलती भी जान का वबाल बन सकती थी। इस बात को समझते हुए वहां से हटना मुनासिब रहा। जैसे ही उस मंजिल से बाहर निकली तो सामने से आती औरत को देखा। उसने नहीं देखा। मैं जल्दी से ओट में चली गई और उस औरत से छुप गई। उसने वही किया। पहले अच्छे से दरवाजे के चारों तरफ देखा और फिर पूरे हॉल में नजर दौड़ाई। अचानक से दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मेरी समझ में सारी बात आ गई। उस औरत के कमरे में बंद होते ही मैं भी जल्दी से बाहर निकली और वापस उसी कमरे में चली गई जहां कैद थी। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कुछ तो था जो कि बहुत बड़ा था। उस औरत के चेहरे की तमाजियत बहुत भयानक थी। मैं भी सोच में गर्क थी जब मुझे महसूस हुआ कि कोई उस कमरे में आने वाला है। मैं तेजी से एक तरफ कोने में ऐसे लेट गई जैसे बेहोश हूं। अंदर कमरे में अंधेरा ना होता तो आने वाला जान जाता कि मेरा पूरा वजूद कांप रहा है। मैंने हवास बहाल की और लेटी रही। उस शख्स को नहीं देख सकी और वो दरवाजा बंद करके जैसे आया था वैसे ही चला गया। मुझे हैरत हुई कि कौन था। शायद कोई पहरेदार होगा। वही इतना खामोश तबीयत का मालिक है, मगर वो मुझे क्यों देखने आया था? उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है जो वो मुझे नजरों में रखे हुए है? अगर मैं वापस यहाँ कमरे में ना आती तो न जाने क्या गजब हो जाता। मुझे यहाँ से निकलना था, मगर उस रंगीन घुंघरू की गुत्थी को सुलझाकर कैसे करूं सब कुछ, कैसे करूं? उस औरत के मुताबिक इस कमरे का कोई भी राजदार नहीं। उसको मैंने अक्सर ही अकेले देखा है। ऐसा क्या है उस कमरे में जो वहां ताला है? उस औरत के अलावा कोई उस कमरे में नहीं जा सकती। न जाने कौन से राज दफन है। वो मुझे भी यहीं रखना चाहते हैं। मेरे साथ न जाने अब क्या होगा। मुझे अब फिक्र लाक होने लगी थी। एक खौफ था जो कि रूह को झिझोड़ रहा था। पहले कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं हुआ। अब ये सब देखना पड़ रहा है तो कुछ दिमाग नहीं चल रहा। क्या करूं? कैसे इस अजाब खाने से निकलूं? मैं अभी सोच रही थी जब मेरी नजर उस खाने के थाल पर गई जो कि मेरे लिए लाया गया था। हाँ, शेर को जंगल में ही शिकार करना है, यही सबसे मुनासिब है। मैंने खाना खाया और अपनी जगह बोरी को चादर से लपेटकर बाहर निकल गई। मुंह को ढांपे हुए मैं अपनी मतलूबा चीज ढूंढने लगी। तभी अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखा और मेरा दिल बंद होने लगा। मुझे बुरी तरह खींचते हुए हवेली के पिछले दरवाजे के पास बंद कमरे में लाया गया। मैंने तड़प कर देखा तो कुछ ढारस मिली। ये वही औरत थी, मगर उसके चेहरे पर मौजूद तशवीश मुझे एक पल को हैरान कर गई थी। मैंने कहा, आप ऐसे क्यों लाई हैं मुझे? तो उसने कहा, अहमक लड़की, ये खतरनाक हवेली है, परिंदा भी पर नहीं मारता, और तुम ऐसे दंदनाती फिर रही हो। किसी ने देख लिया और पहचान लिया तो ऐसी गायब हो जाओगी जैसे झाग। मैं भी अपनी गलती सुनकर सोच में पड़ गई कि वाकई मैंने भी क्या पागलों वाली हरकत की। कैसे निकल आई बाहर? मुझे देख कर निकलना था। मैं उसको बताना चाहती थी, मगर कुछ सोचकर खामोश हो गई। दोपहर के खाने के बाद लवाजमात सजाए जा रहे थे। मैं भी समझ गई कि अब ये लोग चाय के साथ ये सब नोश करेंगे। मैं भी बावर्ची खाने में चली गई और वहां जाकर उबलती हुई चाय को देखने लगी। मौका देखकर मैंने चाय प्यालों में डाली और मेज पर रख दी। अब बस मुझे 5 मिनट का इंतजार था और थोड़ी देर बाद मेरी आंखें चमक उठी।
क्योंकि सब गहरी नींद सो चुके थे। मैं तेजी से सरदार की जानिब गई। उसको करीब देखकर ही मुझे खौफ महसूस हुआ कि अगर एक लम्हा ये इंसान मेरी नशे वाली जड़ी बूटी के असर में नहीं होता तो इस वक्त मेरे जिस्म में जान नहीं होती। मगर खैर, अब आग में कूद ही गई तो जलने से क्या डरना। मैंने वो चाबी ली जो कि उस औरत के मुताबिक उसकी जेब में थी और तेजी से दूसरे मंजिल की जानिब भागी। ताला खोलते हुए मुझे लगा जैसे इसके पीछे मेरी जिंदगी ही कैद हो। दरवाज़ा बरकरफ्तारी से खुलता चला गया। मैं भी अंदर बढ़ी, मगर अंदर सब्ज रोशनी देखकर मुझे वो मनहूस दिन याद आया जब हम इस खैमे की जद में आए थे। अंदर जाकर मैंने और रोशनी की, मगर सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि ये सब कोई खेल है। सामने दीवार पर सफ़ेद चूना था और एक दरवाज़ा भी था जो कि बंद था। उसकी बनावट से ये लग रहा था कि वो तांबे का है। मैंने उसको हाथ लगाना चाहा, मगर मुझे करंट लगा। मैं समझ गई कि ये लॉक है। मैं कमरे में चक्कर लगाने लगी। मुझे पता था अब जो भी होगा वो ही सही है, वरना ये मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। क्या करूं? सामने दीवार पर सफ़ेद लफ्ज़ में कुछ लिखा हुआ था। मैंने देखा, मगर नजर नहीं आया, बस जाहिर हो रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि सब्ज रोशनी। हाँ, मैंने आगे बढ़कर सब्ज रोशनी उस दीवार के करीब की तो सब कुछ नुमाया होता गया। वहां उर्दू में एक लाइन लिखी थी, वो क्या है जो कीमती है, उसकी कदर तुमको नहीं। ये शायद कोई राज की बात थी जो यहां नशर थी। मैं सोचने लगी कि वो क्या चीज़ हो सकती है। तभी अचानक मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और मैं कमरा बंद करके बाहर की जानिब भाग गई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब था क्या। कुछ धुंधला था, एक चमक थी रोशनी की, उम्मीद थी मगर बेसूद। आखिर ये लोग इस कमरे से क्या काम करते हैं? अगर अच्छा काम होता तो इसको छुपाना नहीं पड़ता। यकीनन कोई गलत काम है। मैं जो कुछ हो चुका था वो तो बदल नहीं सकती थी, मगर अब कुछ गलत मेरे होते हुए नहीं होगा। मैं आगे के बारे में सोचने लगी। मुझे पता था कि अब क्या करना है। बस किसी तरह उस कमरे से कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो कि मेरी मंजिल तक मुझे बआसानी ले जाए। मगर यह सब इतना आसान नहीं था। कोई ना कोई तो एक कड़ी जोड़नी ही थी जो सीढ़ी बनती। मैं भी सोच में ही थी जब वो औरत मेरे पास आई और बोली, कुछ मिला? मैंने कहा, नहीं। मगर तुम मुझे ये बताओ कि इस काम का इल्म तुम्हें है तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया? उस औरत ने मेरी तरफ देखा और बोली, मैं यहां धोखे में आई थी। मेरे साथ फरेब हुआ था प्यार का। मुझे इल्म नहीं था कि जिसके सहारे मैं अपना घर, रिश्ते, मोहब्बत, नाते छोड़कर भाग रही हूं वही मुझे इस कीचड़ में फेंक जाएगा। मुझे इल्म नहीं हुआ। मगर अब मैंने हैरत से उस औरत के हसीन चेहरे को देखा और ताज्जुब से उसकी बात सुनी। यानी नसीब सूरत के मोहताज नहीं होते। उसके नसीब उसके हुस्न के आगे फीके पड़ गए थे। एक पल को मुझे अफसोस हुआ, लेकिन अब मेरे कमजोर इरादे को एक मजबूत बुनियाद मिल गई थी। मैं रात का इंतजार करने लगी थी। शाम के साए गहरे होते ही मैं तेजी से उस कैद वाले कमरे से निकली और फौरन राहदारी से होते हुए घर के पीछे हिस्से में गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहां से उस हवेली की दीवार छोटी थी। मैं जल्दी से अंदर की जानिब गई और झाड़ियों में हलचल महसूस करके वहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद हल्की सी आवाज आई। मैं मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा थी। सामने से किसी को बाहर निकलता देखकर मेरे पांव पत्थर के हो गए। ये सब क्या था? इंसानों की तरह ये हवेली भी अपने आप में राज ओढ़े हुए है। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान सर पर आ गिरा हो। उस शख्स के जाने के बाद मैं भी उस जगह गई। एक छोटी गली नुमा जगह से गुजरते हुए मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था, मगर अब यहां तक आकर पीछे नहीं हटना था। लाल सी रोशनी ने नीम अंधेरे को चीरा। मैंने बहुत गौर से देखा तो आंखों को लगा कि ये सब एक ख्वाब है। ऐसा कैसे मुमकिन है? चारों तरफ वही घुंघरू लटके हुए थे, मगर एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे तशवीश में मुब्तला कर गई थी वो थी उन घुंघरुओं का पल पल रंग बदलना। यह अनोखा खेल मेरी समझ से बाहर था। मैं इस जगह को चारों तरफ से देख रही थी। यहाँ ये जगह जरूर कोई बड़ी चादर में लिपटी थी। मैं भी यहां से वहां घूम रही थी जब अचानक मुझे ठोकर लगी। मैं तवाजुन बरकरार नहीं रख सकी और मुंह के बल जा गिरी। गिरने की वजह से मुझे तकलीफ हुई, मगर इससे भी ज्यादा अहम वजह वो थी जिसने मुझे मुंह के बल गिरा दिया। मैंने झुककर देखा तो वो एक बड़ा सा संदूक था और चारों तरफ से जंजीरों से जकड़ा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे उस संदूक के अलावा वहां कुछ भी देखने के काबिल नहीं लगा। मैंने उस संदूक को झंझोड़ा। इसी अवस्था में मुझे तकलीफ भी बहुत हुई। मैं अभी उस संदूक को झंझोड़ रही थी कि किसी के पांव की आवाज ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मैं जल्दी से अंधेरे में छुप गई। आने वाली कोई औरत थी। मैं उसको देख नहीं सकी, मगर उसके घुंघरुओं की आवाज ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। सांस रोके मैं आने वाली शख्सियत को ही देख रही थी, मगर जल्दी वहां सन्नाटा छा गया। मैं समझी कि शायद जो आया था वो वापस चला गया, मगर जो कुछ हो चुका था उसके मुताबिक तो मुझे हर कदम देख देख कर रखना था। एक गलती मुझे नाकाबिले फरामोश अंजाम तक पहुंचा सकती थी। मैंने हिम्मत करके देखा तो कमरा खाली था, मगर आने वाली जो भी थी वो किस मकसद से यहाँ आई थी?
आखिर वो वापस क्यों चली गई? उसको शक हो गया या कोई और वजह थी? कुछ तो था, अब तक मैं समझ नहीं पाई। उस जगह में सब कुछ अजीब है। लड़कियों की सौदेबाजी, उनको दूसरे शहर भेजना, और फिर ये घुंघरू। मगर क्यों? ये सब क्यों कर रहे थे? या शायद पैसों के लिए? उस हवेली को देखकर मुझे अब खौफ आने लगा था। मैं वापस ही अपने कमरे में चली गई। वापस आते हुए मुझे अंदाजा हो गया कि आखिर ये क्या मंतक थी। मैं घर की छत पर चली गई। वहां से मुझे समझ आया कि अब क्या करना है। सुबह होते ही वही औरत कमरे में आई। मैंने उसको देखा तो वो मुझे बहुत खुश नजर आई। मैंने कहा, क्या बात है, आज तो तुम काफी मुतमईन नजर आ रही हो। उस औरत ने कहा, हाँ, बात ही ऐसी है, आज ये औरत जो यहाँ की मालिक है वो दूसरे शहर जा रही है, यानी आज ईद है हमारी यहाँ। मैंने कहा, एक दिन से क्या ईद? तो वो औरत अजीब से लहजे में बोली, तुम नहीं समझोगी, अपने काम से काम रखो। मैं उसके अतवार समझ रही थी, मगर उस वक्त बोलना बेसूद था। वो औरत तो चली गई और मैं वहीं कमरे में चारपाई पर सर थाम कर बैठ गई। क्या सोचा था, हर जिंदगी ने किस मकाम पर ला खड़ा कर दिया था। अभी एक पहाड़ था जिसे सर करना था, मगर उस पहाड़ के सामने मेरी हिम्मत मान पड़ रही थी। गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज पर मैं समझ गई, लगता है मालकिन चली गई। मैं घर की छत पर गई। वहां लोगों की चहलकदमी कम थी मेरी सोच के मुताबिक। मैं वहां से आंख बचाकर घर के पिछले हिस्से में चली गई। अचानक मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन मैं रुकी नहीं और रात वाली जगह जाकर सांस लिया। वहां उस कमरे में पहुंचकर मैंने वो संदूक हटाया और वही हुआ। मैं उस जगह से अंधाधुंध भाग रही थी। आज अगर रुकती तो जान जाती। मैं भाग रही थी। बहुत भागने के बाद मुझे एक बस दिखी। उस बस ने मुझे जहां उतारा, सामने ही पुलिस स्टेशन था। दूसरी तरफ बस का अड्डा था। अगर मैं रुकती तो अंजाम का पता नहीं था। अगर वापसी जाती तो मैंने एक पल में फैसला किया और मैं वापस उस हवेली में गई। लेकिन वहां सब ऐसा था जैसे ये एक आम घर है। औरतें काम कर रही थी और जो एक दो मर्द थे वो ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे घरेलू मर्द हो। मुझे देखकर सबने अनजान बनते हुए पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ कैसे? मैं समझ गई कि ये लोग बहुत अरसे से इस काम में हैं। जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार होंगे, मगर इस बार मैं हिम्मत नहीं हार सकती थी। मैं पुलिस को पूरे घर का मुहासरा करवाने लगी। तभी मुझे याद आया कि झाड़ियों वाला कमरा सबसे ज्यादा मजबूत सबूत होगा। वही हुआ। वहां उस संदूक में नकदी और जेवर थे, साथ ही घुंघरू। पुलिस ने वो सारी जगह देखी, मगर समझ नहीं आया कि वो औरत कहाँ गई। तभी मुझे ऊपरी वाली मंजिल के कमरे का ख्याल आया। मैंने वही अल्फाज दोहराया तो संदूक के साथ से जगह खुलती चली गई और 50 से ज्यादा लड़कियां वहां से निकली, जिनके हाथ मुंह बांधे हुए थे। साथ ही उनकी आवाज दबाने के लिए वही औरत खड़ी थी जिसने मुझे पागल बनाया हुआ था। सारा खेल समझ आ गया। पुलिस ने उन सबको हिरासत में ले लिया, यानी ये सब उस औरत ने किया था और वो सबको एक सा जाहिर करवा रही थी। मैं भी यही समझती थी कि वो भी मजबूर है, मगर उस रात झाड़ियों में से जब मैंने उसको निकलता हुआ देखा तो समझ गई ये औरत मुझे भी इस दलदल में डबो रही है। मगर मैंने भी उसको अंजाम तक पहुंचा दिया। आज 2 साल हो गए। मुझे हुकूमत ने उस काम के बदले एजाज दिया। मैं उसी महकमे में काम करने लगी, मगर कभी अपनी माँ और खाला से नहीं मिल सकी। शायद यही नसीब था। मैं खुश थी कि अब मैं अपनी तरह और लड़कियों को इस जहन्नुम से बचा सकती हूँ। शायद यही मकसद था मेरा दुनिया में आने का। जो हुआ उसका अफसोस था, लेकिन मैं मुतमईन थी कि अब कुछ गलत नहीं हो सकता। हर लड़की को इंसाफ मिलेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।